नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दंगाई ताहिर हुसैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बीच के मतभेद की। आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद और दंगाई ताहिर हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है और पिछले 5 वर्षों से जेल में बंद है। ताहिर के खिलाफ दंगों के अलावा यूएपीए और पीएमएल मामले में भी केस दर्ज है। सभी मामलों में नियमित जमानत की अर्जी भी हाई कोर्ट में लंबित है। दंगों में नाम आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन मुस्लिमों के हितैषी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उसे मुस्तफाबाद से अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया और फिर गजवाए हिंद वाला इकोसिस्टम एक्टिव हो गया उसे जेल से बाहर निकालने के लिए। 22 जनवरी को अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अमानतुल्लाह वाली 2 जजों की बेंच ने बहस को सुनना शुरू किया और पहली बार ऐसा हुआ जब 2 जजों के फैसले एकदम विपरीत आए, वो भी ओपन कोर्ट में आमने सामने। सरकार की तरफ से पेश वकील बीएस राजू ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगना मौलिक अधिकार नहीं है और ऐसा करने से एक नया चलन शुरू हो जाएगा। हर अंडर ट्रायल जमानत पाने के लिए चुनाव लड़ने के लिए उतर जाएगा। हत्यारा, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी सभी इसका फायदा उठाएंगे। यह पूरा चलन खतरनाक है। देश में हर साल चुनाव होते रहते हैं और ऐसे में अगर ये आज बेल दे दिया गया तो आने वाले दिनों में हर व्यक्ति जो है, हर अंडर ट्रायल जो है वो चुनाव के बहाने जमानत लेने की कोशिश करेगा। ताहिर को जमानत देने से ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी। जस्टिस मित्तल इससे सहमत हुए और जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया, लेकिन दूसरे जज जस्टिस अमानुल्लाह ने जस्टिस मित्तल के फैसले से असहमति जताते हुए आरोपी के 5 साल से जेल में रहने का हवाला दिया और जमानत देने में कठिनाई नहीं होने की बात कही। जस्टिस अमानुल्लाह ने आरोपी के पीसीओ कॉल करने का भी जिक्र किया, जिसका जवाब देते हुए सरकार के वकील ने कहा कि यह आरोपी का स्मार्ट प्ले था। कुल मिलाकर ओपन कोर्ट में दोनों जजों ने आतंकी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत पर अलग अलग फैसले दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट को चला गया है। तीसरी बेंच जो है या अलग से कोई जज जो है वो इसका फैसला करेंगे या नहीं तो बड़ी बेंच को यह केस जो है रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस अमानुल्लाह ने जस्टिस मित्तल के फैसले का विरोध करते हुए अलग फैसला सुनाया, वह न्यायपालिका के प्रति संदेह पैदा करता है कि आखिर एक दंगाई के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों। जनप्रतिनिधि कानून 1952 की धारा 62 विचाराधीन कैदी को वोट देने का अधिकार भी नहीं देता है। ताहिर हुसैन के अंतरिम जमानत मामले की तुलना केजरीवाल को मिली जमानत से की गई थी, लेकिन यहां यह तुलना करना बेमानी है क्योंकि केजरीवाल अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और चुनाव लड़वाने के लिए उनको जमानत दी गई थी, जबकि ताहिर हुसैन चुनाव लड़ने के लिए जमानत की मांग कर रहा था। कोर्ट ने ताहिर को नामांकन के लिए कस्टोडियल बेल दी थी, जबकि वह भी जरूरी नहीं है। चुनाव आयोग के जो नियम है उसके मुताबिक कोई भी दूसरा व्यक्ति जेल में बंद प्रत्याशी का नामांकन कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे अंतरिम जमानत दे दी गई। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या ताहिर हुसैन को जेल से बाहर निकालने के लिए पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो चुका है। क्या ताहिर के जमानत मामले में 2 जजों के अलग अलग फैसले न्यायपालिका में घुसपैठ के संकेत हैं? क्या न्यायपालिका के जरिए दंगाई ताहिर हुसैन जैसों को बचाने के लिए व्यूह रचना हो रही है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली दंगों का आरोपी और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ा विवाद हो गया। 4 साल 9 महीने से जेल में बंद ताहिर हुसैन को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है। ये वही ताहिर हुसैन है जो चांदबाग हिंसा का मास्टरमाइंड माना गया और जिसके घर से दंगे की साजिश का खुलासा हुआ, जिसके चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बीच गंभीर मतभेद हो गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल
एसपी राजू और ताहिर की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए, जहां सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह बार बार ताहिर हुसैन का बचाव करते हुए उसे जमानत देने के पक्ष में खड़े नजर आए, तो वहीं जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ताहिर पहले आम आदमी पार्टी में था और अब एआईएमआईएम ने उन्हें टिकट दिया है। चुनाव में प्रचार सिर्फ अंतरिम जमानत लेने का बहाना। ये हुआ तो फिर रेपिस्ट भी बेल मांगेंगे। जिस पर ताहिर की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि यूएपीए और पीएमएलए मामलों में नियमित और अंतरिम जमानत की याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए मामले में सीबीआई केस लंबित होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस मित्तल ने कहा कि चार्जशीट में ताहिर पर गंभीर आरोप हैं। उसके घर और ऑफिस की छत को दंगों में इस्तेमाल किया गया। चुनाव के लिए 10-15 दिनों का प्रचार काफी नहीं है। विधानसभा में लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जबकि आरोपी 4 सालों से जेल में था। उसे रिहा करने का कोई कारण नहीं है। जिस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आरोप गंभीर और संगीन हैं, लेकिन वो केवल आरोपी ही हैं। आरोपी ने जेल में करीब 5 साल गुजारे हैं। धारा 482 और 484 बीएनएसएस 2023 के तहत 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी जा सकती है। इसके बाद ताहिर सरेंडर कर देगा। सुनवाई के समय जस्टिस अमानुल्लाह बार बार ताहिर हुसैन का बचाव करते हुए और उसे जमानत देने के पक्ष में खड़े नजर आए, जिस पर अब सोशल मीडिया पर ताहिर हुसैन की ओर उनके मजहबी झुकाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो झुकाव यूपीएससी जिहाद की ठीक उसी झुकाव की तरह है जिसमें ऊंचे पदों पर बैठे मुस्लिम अधिकारी देश के सिस्टम में मुसलमानों के घुसपैठ की साजिश रचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीके के मामलों में बहुत अच्छी जानकारी और समझ रखते हैं। इसके अलावा एडवोकेट असगर खान भी है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे है और वो भी एक सीनियर लॉयर हैं, अच्छी समझ रखते हैं ऐसे मामलों में। और खेमचंद शर्मा बीजेपी की तरफ से और जगदीश शर्मा जो है वो कांग्रेस की तरफ से। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अपने चारों मेहमान से मैं पहली टिप्पणी चाहूँगा। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि ये जो मसला है 2 दिनों से है पब्लिक डोमेन में, इसलिए मेरा सवाल जो है फर्स्ट राउंड में नहीं रहेगा। पहले मैं सभी लोगों से अपनी अपनी टिप्पणी चाहूँगा कि वो इस मसले को किस तरीके से देख रहे हैं। और शुरुआत में जगदीश शर्मा जी आपसे करना चाहूँगा कि यह जो मसला है इसे आप कैसे देखते हैं। 2 जजों के बीच में ओपन कोर्ट में जो है असहमति जाहिर की गई और एक दूसरे के खिलाफ जो है फैसले दिए। किस तरीके से आप देखते हैं इस मसले को? देखिए मुकेश, ये तो कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट का, मेरा बोलना ठीक नहीं रहा, तो कानून के लोग बैठे जानकार बताएंगे। मैं तो ये कहूंगा अगर इस तरह का कोई आदमी जेल में किसी भी केस में है तो उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और जब तक नहीं लड़ना चाहिए तब तक वो बेदाग होकर अपने वापिस समाज में ना आ जाए। तो मैं तो यही कहूंगा, ये तो कोर्ट का फैसला है। हमारे वकील साहब बड़े बड़े बैठे हैं, आप लोग बताएंगे। कोर्ट के मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, खेमचंद जी। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, कोर्ट का मामला है, उस पर ज्यादा टिप्पणी करना हमारे लिए भी सही नहीं, लेकिन इस तरीके के लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो उससे ध्रुवीकरण होता है और जो पुराने जख्म है वो ताजा होते हैं। किस तरीके हम सब जानते हैं, उन्होंने अपने घर में असला रखा, वहां पे लोगों को मारा गया, काटा गया। किस तरीके से हमारे जो आईबी और सीबीआई के जो ऑफिसर थे उनको, या उनकी हत्या वहां पे हुई या इनके थ्रू हुई, इनके समर्थकों के द्वारा हुई, ये सब चीजें ताजा हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को ना तो चुनाव लड़ने देना चाहिए, कुछ अगर प्रोविजन की जरूरत है तो प्रोविजन करने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे अपराधी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव का बहाना लेके फिर जमानत की कोशिश करेंगे, जमानत लेंगे, तो इससे तो पूरा एक सिस्टम ही खराब हो जाएगा। क्योंकि कोई भी फिर इस तरीके का अपराधी चुनाव का बहाना लेके बाहर आ जाएगा, बाहर आके फिर से वो उसी तरीके का अपराध करेगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसे अपराधियों पे रोक लगनी चाहिए, चुनाव लड़ने पे भी रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, चुनाव लड़ने पे भी रोक लगना चाहिए, लेकिन इसमें तो मसला है। खैर, हमारे 2 जो लॉयर हमारे साथ हैं, जो वो बताएंगे, विद्वान लॉयर हमारे साथ 2 हैं। मैं चर्चा की शुरुआत जो मैं इसमें लॉयरों में मधु मुकुल जी मैं आपसे करना चाहूँगा। मधु मुकुल जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से मतभेद देखे गए और एक जस्टिस का झुकाव जो है ताहिर हुसैन की तरफ था, वो बार बार आर्गूमेंट में
वो इस तरीके से दे रहे थे कि वह आरोपी ही है, अभी सज़ा उसे नहीं हुई है, 5 साल से जेल में है, पीसीआर को कॉल उसकी तरफ से किया गया था। साफ तौर पे झुकाव जो है कोर्ट रूम में देखा गया और जस्टिस मित्तल ने जो है उसका विरोध किया और अंत में जमानत जो है अभी खास टल गई है। आगे क्या होगा ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद जो है जो एक सोशल मीडिया पे छाया हुआ, मैंने 2 दिन इंतज़ार किया प्रोग्राम को करने के लिए। मैंने चाहा जी कि नहीं ये कोर्ट का मसला नहीं, लेकिन मुझे लगा जब सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं तो लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें सही क्या है, गलत क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या इस तरीके की चीज़ें, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, कोर्ट में इससे पहले भी हुआ। मुझे याद है कि जब गे मामले पे, गे मैरिज के मामले में जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान भी जो है दोनों जजों ने जो है अलग अलग फैसला दिया था, लेकिन उस दौरान हुआ ये था कि दोनों जजों ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और बाद में अपने फैसले सुनाए थे। तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन अलग अलग फैसले हो सकते हैं। लेकिन ये जो ओपन कोर्ट में आमने सामने हुआ, क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका में भी कुछ घुसपैठ हो रही है? देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ा जो विषय है, और मैं पहले तो साधुवाद दूंगा कि इस विषय को आपने उठाने की हिम्मत की। देखिए, जो न्यायपालिका ही नहीं पूरे सिस्टम में इस प्रकार का पेनिट्रेशन हुआ है और ये लोग, विशेषकर जिहादी मानसिकता के लोग, किसी भी पद पर उस सिस्टम में हों, केवल एक चीज दीन को देखते हैं। अगर आप इतिहास को लेकर चलें तो विजयनगर साम्राज्य का जो हार हुआ था वो केवल दीन के कारण, उनके कमांडरों ने दीन के कारण मुस्लिम आक्रांताओं का साथ दिया था। आपको याद होगा हरियाणा में एक जज ने स्टेटमेंट दिया था, फखरुद्दीन नाम उसका था, कि आप कैसे आ गए, हिंदुओं को गोली क्यों नहीं मार दी, मैं यहां बैठा हूं। तो इस प्रकार की चीजें आती रहती है। अब बात आती है अमानुल्लाह जी की। अमानुल्लाह जी, आप याद करें कि यूपीएससी जिहाद में भी एक जज ने केवल अपनी पार्टिकुलर विचारधारा को रख करके उस पर कंटेम्प्ट की प्रोसेस शुरू करने की कोशिश की थी और धमकाया था आप लोगों को ही। बिल्कुल बिल्कुल, आप याद कीजिए। याद है सर। लेकिन उसी जज ने आप याद करें दूसरे लोगों के स्पीचेस को हेट स्पीच में मानने से इनकार कर दिया था। आप याद करें तो अमानतुल्लाह एक नए आदमी नहीं है। अमानुल्लाह जाने जाते हैं अपने जिहादी मानसिकता के लिए। एक चीज बताइए, उनका कहना है कि 5 वर्ष तक ये आपका तथाकथित आतंकवादी ताहिर हुसैन अपने घर नहीं जा पाया। मैं कह रहा हूं आतंकवादी, क्या जो दिलबर नेगी था जिसका पैर हाथ काटकर आग में झोंक दिया गया, वो घर गया? क्या अंकित शर्मा जो आईबी का एक अधिकारी थे, उनको सैकड़ों लोगों ने चाकुओं से गोद दिया, क्या वो आज तक घर गए? क्या कांस्टेबल रतनलाल जो अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे थे, बुर्काधारियों ने घसीटकर चाकुओं से गोद दिया, मुस्लिमों ने, मैं कह रहा हूं मुस्लिमों ने गोद कर मार दिया, वो अपने घर गए? नहीं, उनके विषय में इनको नहीं बोलना है। लेकिन एक आतंकवादी को जिसने अपने घर को बगैर खिड़की का बनाकर ऊपर छतों पर पेट्रोल बम, आप देखें, आप दिखा भी रहे हैं, पेट्रोल बम, एसिड और टाइलों के द्वारा एक पार्टिकुलर हिंदुओं पर आक्रमण करवाया, लोगों को इकट्ठा करके उसके विषय में, उसके फंडामेंटल राइट्स के विषय में बोल रहे हैं। शर्मनाक विषय है और यह जुडिशरी को सोचने का विषय है। जुडिशरी में इस प्रकार के ब्लैक शिप को हटाना पड़ेगा। अगर इस प्रकार के ब्लैक शिप थ्रो आउट नहीं किए गए तो जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल सड़ जाएगा। और रही बात मतभेद की, देखिए मतभेद कानून की दृष्टि में वैचारिकता को लेकर हो सकते हैं, लेकिन पूर्णतया एक आतंकवादी के समर्थन में इस ढंग से बोलना यह नहीं होना चाहिए। यह शर्मनाक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है। मैं केवल बिल्कुल मैं वास्तव में पेनफुल हूं, बिल्कुल रियली आई मीन पेन। मैं महाराष्ट्र में हूं, मैं अपने घर पर नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको केवल इस विषय के कारण ज्वाइन किया है। नहीं बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपसे कहा, विषय है। बिल्कुल मैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट का जज, बिल्कुल मैं मेरे साथ बिल्कुल असगर खान साहब भी हमारे साथ है, एडवोकेट हैं, वरिष्ठ एडवोकेट है और इस तरह के मसलों पे अक्सर हमारी बातचीत भी होती रहती है। असगर खान साहब, आप भी इस पूरे मसले को जानते हैं, जिस तरीके से मतभेद पैदा हुए, क्या मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस मसले को लेकर के यह मतभेद हुआ है और जिस तरीके के आर्गुमेंट
दिए गए और जिससे कि एक जो मैसेज ये जाता है कि आप जो है बचाव कर रहे हैं एक दंगाई का, क्या आपको लगता है कि ये सही है? देखिए मुकेश भाई, जो टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांस है और जो टोटल प्रोसेस है उसमें ये है कानून में गुंजाइश कि वैसे तो मतभेद नॉर्मली कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर कहीं हो जाए कोई वजह कुछ भी रहे तो उसके लिए फिर उसको नेक्स्ट बेंच पे भेज दिया जाता है, जो इस केस में भी हुआ। अब जैसे अमानुल्लाह साहब का, जिनका आप लोग, हमारे वकील साहब भी, आप भी बार बार नाम जो आपके जहन में, दिमाग में, सोच में चढ़ा है, वो नाम बिगाड़ के वही ले रहे हैं, अमानतुल्लाह कह रहे हैं उनको, जबकि अमानुल्लाह साहब, जस्टिस अमानुल्लाह मैं बोल रहा हूँ उन्हें। वो हाँ, नहीं आप सुनिएगा, आप लोग सभी बार बार अमानतुल्लाह कह देते हैं, वो अमानुल्लाह साहब हैं। अमानुल्लाह। और मेरी नजर में देखिए, जो भी कोर्ट की बहुत जिम्मेदार कुर्सी है वो, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े कोर्ट की कुर्सी है, तो उस पर बैठ के अगर कोई बात भी कोई कह रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई खास वजह होगी और कानून के दायरे में होगी, ये बात जरूर है। देखिए सेक्शन 8 आरपी एक्ट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, ये जरूर कहता है कि कन्विक्ट को इलेक्शन नहीं लड़ने दें। तो अभी तक या तो ये कि जो मुल्जिम इन क्वेश्चन है इसमें, क्या नाम है इनका, ताहिर हुसैन जी, तो ये अगर इनको कहीं कन्विक्शन हो गई है तो सारी बात खत्म हो गई, भाई नहीं लड़ने दें। वो चाहे वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हो, चाहे किसी कोर्ट के गाइडलाइन हो जजमेंट में, तो वो सारी चीज जो है वो तो अपनी जगह है। लेकिन इस स्टेज पे ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपके इस डिबेट में हो रही है, और मेरी नजर में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि हम एक जज के लिए जिहादी मानसिकता का कहें, किसी वैसे लेमैन को नहीं कहना चाहिए। किसी भी जजमेंट से असहमति जताना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। नहीं, आप अब सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। अगर किसी एक सड़क चलते आदमी को, किसी क्रिमिनल को, और किसी को भी, ताहिर हुसैन को भी नहीं कह सकते अनटिल अनलेस कि उसको कोर्ट कन्विक्शन ना करे। उन जज साहब के साथ तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है, वो तो फैसले देने के लिए बैठे हैं। जिनको आप जिहादी मानसिकता, जो बात आप कह रहे हैं, जिहादी मानसिकता वो है, अब आपका हो क्या रहा है मुकेश भाई, हाँ, तो ये वो लफ्ज है मुकेश भाई जिसको बार बार मैं कहता हूं कि इसके मायने कहने वालों को नहीं मालूम होते भाई, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जिहादी मानसिकता का मतलब लोगों में मैसेज क्या गया, ये जो फैसला, देखिए आप उसको आतंकवाद से मिलाते हैं, और ये भी कह रहे हैं आतंकवाद से ताहिर हुसैन को जोड़ा जा रहा है। वो तो आतंकवादी मैं भी मानता हूँ भाई, दंगाई और आतंकवादी में फर्क क्या है? चलिए बता दें कि फर्क क्या है। अगर ये बात जानते हैं तो जिहादी मानसिकता और आतंकवाद से उसको जोड़ना, जिहादी मानसिकता से एक जज साहब को जोड़ना, इसका मतलब क्या है? और जज साहब को कोई नहीं जोड़ रहा है, जज साहब को कोई नहीं जोड़ रहा है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। जज साहब को कोई नहीं जोड़ रहा है, मैं सुन रहा हूँ तभी नहीं जोड़ रहे, आपके चैनल पे जोड़ा जा रहा है, मैं सुन रहा हूँ तभी कह रहा हूँ मैं। और जहां तक अगर ताहिर हुसैन का भी मामला है, आप उसको भी आतंकवादी आज की तारीख में थोड़ी कह सकते हैं भाई, किसी कोर्ट ने उसको कहा है। बस यही तो बात है, यही तो बात है। इसी सिर्फ यही मैं चाहता हूँ मुकेश साहब, आपको चाहिए कि ऐसी डिबेट्स हो कि इस सोच को बदलें, इस सोच को बदलना चाहिए। देखिए मैंने इसीलिए आपको लाया, मुझे पता है कि आप ताहिर हुसैन के पक्ष में बोलेंगे, और मैंने इसीलिए जो है मधु मुकुल जी को लाया, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से पक्ष को रखेंगे। नतीजा क्या होता है, जब दिल टूटते हैं तो मुल्क टूटता है। हमें दिलों को जोड़ना है ताकि मुल्क जुड़ा रहे। जी मधु जी, मैं आ रहा हूँ। जुड़ी रहे। मुकेश जी यार, तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, नोट इट मे बी नोटेड। बिल्कुल मत तोड़िए दिलों को, धमकी नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ आपको, अपने दिमाग में कुछ अकल पैदा करिए। आप बिल्कुल क्या हो रहा है, थोड़ा सोचिए, क्या हो रहा है जो कह रहा हूँ। असगर साहब, आपने जो कहा कि ऐसा होता है तो मुल्क टूटता है, तो ये तो एक तरीके से मुल्क तोड़ने की धमकी देना हुआ ना। मुल्क टूटेगा, बिल्कुल। अभी फिर कह रहा हूँ आपसे मैं कि जब दिल टूटेंगे तो मुल्क टूटेगा। अगर मुल्क से हमदर्दी रखते हो, असली आतंकवादी वो है जो मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, जो मुल्क से गद्दारी की बात करते हैं, मुल्क को पीछे की तरफ ले जाने की बात करते हैं। ठीक है, मैं मधु जी में आऊंगा, इनको बात पहले पूरी कर लीजिए, इनके बाद में आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास। जी मुकेश जी, जी मुकेश जी, जी बोलिए, जी बोलिए। मुल्क को तोड़ने की औकात अब किसी की नहीं है। कांग्रेस के जमाने में हो गया। जिस तरीके की बात की जा रही है, दिल तोड़ा नहीं, वो एक पर्टिकुलर सोच के तहत
मुल्क को तोड़ने का काम किया गया, पाकिस्तान बना। आज बांग्लादेश में से लोगों को भगाया जा रहा है, पर्टिकुलर सोच की वजह से भगाया जा रहा है। वहां पे दिल तो हिंदुओं का टूट रहा है। क्या हिंदुओं के लिए वहां पे अलग से मुल्क बन रहा है? हाँ, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी करके जो सीनियर मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और शायद ये लॉयर भी हैं, इस तरीके की बात करके ये इनको शोभा नहीं देता है। इस तरीके की गलत बात करके नेशनल टीवी पे एक गलत प्रपार्टी को स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से जज ने स्टेटमेंट दी, लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे, जो लॉजिक्स दिए गए हैं उस पर क्रिटिसाइज करेंगे। बिल्कुल। एक अपराधी छत पे वीडियो क्लिप्स हैं, सब चीज हैं कि उनके घर से स्कूल में बम फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, स्कूल में आग लगाई गई, वहां सैकड़ों बच्चे मर सकते थे। वो तो भगवान की कृपा से और वहां के मैनेजमेंट की तत्परता से वो बच्चे बच गए। स्कूल तो जला, बिल्कुल, वो पूरी प्रॉपर्टी जली, सैकड़ों बच्चे वहां पे जिंदा चल सकते थे। ऐसे अपराधी को आप महिमामंडित कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसको चुनाव में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें गलत है। तो मैंने कमेंट अरविंद केजरीवाल को किस ग्राउंड में दी गई जमानत? और वो भी सीनियर। अरविंद केजरीवाल को किस ग्राउंड में? असगर जी मैं आ जाऊंगा, आपके पास अभी बहुत समय है हमारे पास, आ जाऊंगा, इनकी बात सुने। असगर जी मैं आ जाऊंगा। मुकेश जी मैं भी हूँ। अगर दम है तो तोड़ने की कोशिश करें। आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो बाबा की पुलिस आपको देखेगी, दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली पुलिस आपको देखेगी। इस तरीके की धमकी ना दें, ये गीदड़ धमकी ना दें, दिल्ली पुलिस का ही फेलियर बता रहे हैं। गीदड़ धमकी ना दें, ये नहीं चलेगी। और आपने बहुत ही धमकी नहीं है, तुम्हारे अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं, आपने आंखें मीची हुई है तुम्हारी, तुम्हारी अकल कहीं और चली गई है। सोचो क्या कह रहे हैं। ये अशोभनीय है, मैं आपकी निंदा करता हूं। आप उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं कटु शब्द आपके खिलाफ नहीं कह रहा, लेकिन आपने बहुत गलत बात कही है, मैं आपकी निंदा करता हूँ। जी ठीक है मुकेश जी, एक मुकेश जी प्लीज जी बोलिए। मैं अगर बोलूं तो कोई दूसरा नहीं बोलेगा। हाँ जी। पहली बात, बहुत सारी कहावतें हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन है कि जज जो कुछ कहेगा राइटिंग में कहेगा। दंगाई ताहिर की जमानत पर जजों में जो मतभेद है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और वापस आकर के मैं चलूंगा असगर खान साहब का। असगर खान साहब, एक चीज जो आर्गुमेंट इसमें यह भी था कि जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो फिर ताहिर हुसैन को क्यों नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट जैसा कि आपने कहा कि वो तो अंडर ट्रायल, अभी तो दोष सिद्ध नहीं हुआ। जज साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं। तो इन दोनों के मामले में मधु मुकुल जी, मैं आपसे भी, इन दोनों मामले में क्या समानता, क्या है अंतर, क्या, क्यों अरविंद केजरीवाल को मिल जाना चाहिए और इनको नहीं मिलना चाहिए, ताहिर को नहीं मिलना चाहिए? असगर जी। असगर जी से पूछ रहे हैं मुझसे? मैं असगर जी से पूछ रहा हूँ सबसे पहले। जी असगर जी। देखिए, क्राइम इज क्राइम। अगर कोई भी क्राइम है, अगर कोई भी बंदा किसी जेल में है, वो बात दूसरी है कि मैं मानता हूँ एडमिटेडली कि कुछ क्राइम हीनियस क्राइम होते हैं और कुछ क्राइम व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, अगर कोई क्रिमिनल है, अब फर्क की अगर आप बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल साहब को इसी काम के लिए, कैंपेन के लिए 4 दिन में जमानत दे दी गई और उसको 4 साल में भी नहीं मिली है। और टाइम पीरियड एक बड़ा फैक्टर होता है, ये वकील साहब भी अभी आपको बताएंगे कि एक बड़ा फैक्टर होता है कि अगर कोई शख्स किसी क्राइम में, अगर वो केस में अगर जेल में ज्यादा वक्त तक 4 साल 5 साल तक है, तो उसको इस ग्राउंड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। नहीं तो आपको नहीं पता एनडीएस नया नहीं एनडीएस में ऐसा नहीं। एनडीएस में है जिस अपराध में आप अंडर ट्रायल हैं उसमें अगर जो सजा होती है मैक्सिमम, उसका आधा समय अगर आप जेल में बिता लेते हैं तो आपको बेल मिल जाता है। ये ग्राउंड है। हम लॉयर नहीं है लेकिन हम भी पढ़ते हैं सर। ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा है सर। आप ठीक है, आप ये कर लें। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, मैं ऐसा ही है। नया जो है न्याय संशोधन नहीं है, न्याय संहिता में ऐसा ही है। अगर हम कह रहे हैं तो ऐसा है, अगर हम कह रहे हैं तो ऐसा है। क्या बताइए, आप बताइए। ठीक है, आर्गुमेंट का हिस्सा होता है, ये भी एक आर्गुमेंट का हिस्सा होता है। और अक्सर आप जाके देखिए ट्रायल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में जजेस पूछते हैं कि इनको अंदर जेल में कितना वक्त हो गया। क्यों पूछते हैं, क्या वजह है बताइए आप? वही तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम किसी को भी अगर नहीं सुनी जा रही है तो स्टडी में कितना टाइम हो गया। चलिए आप देखिए, आप लोग माहिर आदमी हैं कानून के। मैं पूछते हैं भाई, ये एक हिस्सा है कि आदमी कितना टाइम जेल में रह लिया है। भाई एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल का ग्राउंड इस ताहिर हुसैन से कैसे मिलता है? अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़वाने के लिए जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल अध्यक्ष थे, बहुत सारे लीगल। ताहिर हुसैन की बात कर रहा हूँ। हाँ, ताहिर हुसैन की बात कर रहा हूँ मैं भाई। अगर 4-5 साल से उनके केसेस में अब तक ट्रायल होकर खत्म हो जाना चाहिए था। 4-5 साल का टाइम सफिशिएंट टाइम नहीं है। गजब है नहीं सर। हुआ
1.5 लाख, ये भी नहीं कह सकते। 1.5 एक लाख बात से और ज्यादा सुनिए लोग मुकेश जो है साहब। जेल में बंद अरे हैं, अंडर मुकेश ट्रायल साहब, एक है, बात और उसके बारे में सुनिए। भी सोच लीजिए। ताहिर हुसैन की चिंता कर रहे हैं एक आप। बात 6 लाख है, 6 लाख है ना ताहिर हुसैन के मधु बारे मुकुल में- जी? नहीं 6 लाख है। ताहिर हुसैन के बारे में ये भी नहीं कह नहीं, सकते। ताहिर हुसैन की बहुत कि साहब वो चिंता हो पेश रही है। पेश नहीं हो रहे थे। आप देखिए ना वो जेल में पेश नहीं कितने हो रहे थे, इसलिए अंडर ट्रायल है, ट्रायल उसका में भी देर हो केस कभी उठाइए ना। अरे साहब सुनिए तो आप अब बात तो सुन ली पूरी। आप ताहिर हुसैन के बारे में ये भी नहीं कह सकते आज की तारीख में कि चूंकि ताहिर हुसैन खुद पेश नहीं होते थे इसलिए लिंगर ऑन हो गया, ये भी नहीं है। वो कस्टडी में है, आपकी जिम्मेदारी है, आप लाएंगे कोर्ट, आप ले जाएंगे। ये अगर ट्रायल कहीं भी डिले हो रहा है तो या तो प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे हो रहा है, या पुलिस ऑफिसर के पार्ट पे हो रहा है, या कोर्ट के पार्ट पे हो रहा है। अरे ताहिर हुसैन का जैसा भी उसमें हो रहा कोई है, लेना दंगाई देना के नहीं। प्रति इतनी सहानुभूति क्यों है आप लोगों को भाई? साहब, मुझे यही मैं समझ कह रहा में हूं, नहीं दंगाई आता। बताओ तो अरे कौन है अंडर ट्रायल, मैं है आपको जेल कह में रहा रहे, हूं- जहाँ मुझे मैं लग कह रहा है हूं कि आप जेल में ही दंगाई रहे हैं। वो। अरे साहब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप दंगाई हैं। हाँ। मुझे साबित तो करना पड़ेगा आप दंगाई हैं या नहीं है। अरे हो अभी जाएगा आज तक साबित कह दिया सर, आपने दंगाई। वो भी हो जाएगा, ये भी- टाइम तो अरे कब हो लगता ही जाएगा है। साहब? जब हो जाएगा जब डिबेट करना। आज डिबेट क्यों कर रहे हैं आप? जब हो जाए डिबेट वो करना। तो आज डिबेट की क्या इसलिए जरूरत कर है? रहे हैं कि आज उस दंगाई के प्रति जो सहानुभूति जिस इसलिए तरीके कर से रहे हैं कि जहर फैले। आपकी सहानुभूति आप इसलिए सामने कर आ रहे रही हैं कि मुल्क में है, जहर उसी फैले। तरीके की सहानुभूति जब जज के तरफ से आती है ना तो वो सही नहीं है, क्योंकि जज की कुर्सी अलग होती है। सहानुभूति देंगे ठीक अपने है, चैनल से। सहानुभूति से कोई चैनल को फैसला सहानुभूति देंगे जजमेंट अपने चैनल से। सहानुभूति के आधार पे नहीं अरे, दिया जा सकता, इसलिए हम आप ये जो कर रहे जज हैं। को सहानुभूति के सबक आधार पे कोई पढ़ाएंगे, फैसला नहीं होगा, कानून बनेगा, जज को कानून के आधार पे डायरेक्शन फैसला देंगे आप होगा। अपने चैनल से। ठीक है मधु, अरे नहीं सहानुभूति के आधार पे थोड़ी है जी कि भाई वो 5 साल से बंद है तो दे आप दीजिए। जजों को डायरेक्शन अभी देंगे देखिए अभी अपने संदीप चैनल भट्ट जी से। कितने दिन से बंद है, उनको काम मिल रहा है। चलिए आपने क्या लिया मधु कोर्ट जी? और फैसले कानून के बलबूते तो वही तो बोलना है, कानून के आधार पे होना चाहिए ना, आप सहानुभूति के आधार पे क्यों ले रहे हैं? सबूत है नहीं अभी कोर्ट, आप क्यों उसके खिलाफ बोल रहे हैं? आप उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी मानसिकता को जिहादी क्यों बना रहे हैं? जिस जिहादी बिल्कुल। मानसिकता को बुरा कहते हैं आप। और ये कह रहे हैं हम कि तो वो कहते हैं हम अपराधी जिहादी हैं, सिद्ध नहीं हुआ हम है। तो कहते हैं हम और जिहादी हैं, हमारी उसको मानसिकता बिल्कुल। भी अब देखिए जिहादी है। अभी खेमचंद जी ने एक अच्छा याद दिलाया, खेमचंद जी ने अच्छा याद, यूएपीए लगा हुआ है जिस व्यक्ति पे, उसमें जमानत लंबित है हाई कोर्ट में, अगर आप यहाँ से जमानत मिल भी जाती अरे भाई, तो भाई वो बाहर तो निकलता नहीं। नहीं मुकेश जी एक और बात अरे है तो कि ये मुस्लिम गलत चीज है स्कॉलर जो पढ़े जब लिखे व्यक्ति सुप्रीम हैं कोर्ट लेकिन अपने धर्म के प्रति किस तरीके से सोचते हैं, दो मुंह अरे भाई, मैंने तो आप- देखा ये एक तो बड़े सिर्फ ने एक कमेंट बीजेपी की किया था मानसिकता बता उनके रहे धर्म पे। हैं। इनको तो ट्यूशन देके भेजा जी गया ने कमेंट नहीं किया है, था, इनकी नौकरी चली जाएगी, आज कुछ और बोलेंगे। हाँ। और उस पे इन्होंने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया, कई लोगों की गर्दन काट दी, कई लोगों को मार दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर दे देगा बिना परमिशन किसी तो उसके सिद्ध बाद क्या नहीं बिना होगा। किसी बाद में प्रोसिक्यूशन के केस की बात इन्होंने उसको अपराधी हाई मान कोर्ट में भी लिया, लंबित है, टीवी चैनल पे उसको अपराधी सिद्ध किया। लेकिन वहीं यूएपीए लगे अपराधी पे सबने देखा वीडियो क्लिप से यूएपीए पीएमएलए दो मामले। अरे भाई वो मैनिपुलेटेड वीडियो आप जो वायरल कर रहे हैं उसमें भी आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। एक तरफ देश तोड़ने की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई आप आरोप मत लगाओ, क्रिटिसाइज मत करो, ऐसा मत करो। क्यों मुस्लिम क्रिटिसाइज नहीं स्कॉलर करो? का मतलब ये होना चाहिए कि जो आप गलत हो देश उसे करो फर्स्ट, भाई, इंडिया सही फर्स्ट, आदमियों भारत क्यों फर्स्ट की क्रिटिसाइज बात कर रहे हो? करें, फिर अपने धर्म की बात करें। अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो जहाँ खाते हो जहाँ रहते हो, जो मैं समझता हूँ मुसलमान को, उसके लिए वो इसीलिए जमीन तो कह पहले रहे हैं, है, हम तो सच्चे वो मुसलमान हवा हैं, पहले मगर है, तुम वो सच्चे देश हिंदू नहीं हो। पहले है, अब तो सिर्फ बात का है, फिर अपना समाज है। तो सिर्फ बात का है कि तुम सच्चे हिंदू नहीं हो। मैं ये चाहता हूँ कि इस मानसिकता के लोग सच्चे हिंदू बन जाए। डिफेंड कर रहे हो, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। अब देखिए सब चीज आप सही कह रहे हैं। ठीक है, एक मधु जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। मधु जी खेमचंद जी असगर जी, मैं मधु जी को एक बार बोलता हूँ जी। मधु जी, मुकेश जी अभी इन्होंने कहा, ये कह रहे हैं वही कानून है। इस बारे में क्लियर करूं कि जो किताबें हैं वो कोडिफाइड है, और जो बेल का, आई एम सॉरी यार, ये क्या हो रहा है? प्लीज ठीक है, गलत चीज बोला है किसी ने, मुझे करेक्ट करने दीजिए। हाँ जी बोलिए जी मधु जी। देखिए जो क्राइम होता है, क्राइम का कंसिडरेशन होता है कि क्राइम हीनियस है, इकोनॉमिक है या व्हाइट कॉलर है। अगर हीनियस क्राइम है तो टाइम इज नॉट ए मैटर ऑफ टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। और रही बात ताहिर हुसैन की, ताहिर हुसैन के मेरे मित्र कह रहे हैं कि क्या है प्रमाण, उसके मकान से तेजाब मिले, पेट्रोल बम मिले, और ये वीडियोग्राफी हुई, क्या चाहिए इनको? अब रही बात, ये कह रहे हैं कि केवल टाइम के बेस पर उसको जमानत दे देनी चाहिए। दोबारा किताब पढ़ लें, जो बेल करने के कंडीशंस हैं, चाहे वो रेगुलर बेल हो या एंटीसिपेटरी, उसकी पैरामीटर केस के अनुसार है। कौन सा क्रिमिनल किस केस में बाधित है, बंद किया गया है, जेल के अंदर है, उसके अनुसार पैरामीटर्स होते हैं। उस पैरामीटर के तहत उसकी जमानत की जाती है।
ये देखा जाता है कि क्या ये जो क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है, ये गवाहों को टेम्पर तो नहीं कर देगा, धमका तो नहीं देगा, वो भी एक कंसिडरेशन होता है। ये जो ताहिर हुसैन है एक आतंकवादी है, एक हार्डकोर क्रिमिनल है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल ये एसबी राजू ने इसका जिक्र भी किया था, एसबी राजू जी ने जिक्र भी किया था इसका। यस, एसपी राहुल जी ने और जस्टिस पंकज मित्तल ने भी इस बात को माना है। अब रही बात, ज्ञान होता नहीं, लोग आकर के अपने आप को सीआरपीसी और एनपीसी बन जाते हैं, एनपीएस बन जाते हैं, यह गलत विषय है। अब बात आती है अरविंद केजरीवाल और ताहिर हुसैन की। अरविंद केजरीवाल एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है, उसने इकोनॉमिक क्राइम किया, उसके खिलाफ जो भी एविडेंस हैं वो इस ढंग से बिल्कुल ज्यादा जिस ढंग से ताहिर के खिलाफ है नहीं है। वो इकोनॉमिक ऑफेंस उसको प्रूव करना है, वो अथॉरिटीज जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रूव करेंगी। इसके खिलाफ वीडियो विजुअल्स हैं, इसके खिलाफ इसके मकान से चीजें सीज की गई हैं। अरे भाई, और इसके खिलाफ जो एविडेंस है, मैं इनसे कहिए साथ बोल रहे हैं। असगर साहब, मैं आ जाऊंगा आपके पास, हमारे पास समय की कमी है, प्लीज इंटरफेयर ना करें, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा जी। मधु जी, लोग देखिए, जो पैरामीटर्स हैं बेल के, दोनों केसेस में पैरामीटर अलग अलग हैं। कौन सा ऐसा क्रिमिनल है जो विटनेस को, पब्लिक विटनेस को इनफैक्ट डरा सकता है, धमका सकता है, प्रभावित कर सकता है, उसको कंसीडर किया जाता है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को जमानत जो मिली वो अपने पूरे, चूंकि वो प्रेसिडेंट है अपने पार्टी का, वो कंडीशनल बेल ये मिली कि वो जाकर के प्रचार प्रसार करेगा और अपने पार्टी को मैनेज करेगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को, इसका मतलब क्रिमिनल माना, और इसको टिकट नहीं दिया। बिल्कुल, तो पार्टी से निष्कासित किया, ने दिया, पार्टी से निष्कासित भी किया, निष्कासित किया। यानी उन्होंने प्राइमा फेसी, यार मुकेश जी, मैं बात करने कोई तरीका नहीं। असगर साहब समय की कमी है, प्लीज जल्दी से मधु के लिए आप भी जल्दी से बोलिए क्योंकि टाइम की कमी है। जी, असगर साहब प्लीज बोलने दीजिए। जी बोलिए। मुकेश जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल मीडिया में कोई आदमी आए, किताब पढ़कर आए, किताब खोल कर आए, उस पैरामीटर को देख कर आए, किस पैरामीटर में हमें क्या बात करनी है। जी, हम अधिवक्ता हैं, हमें कानून को परिभाषित करना है। बेल और एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल के पैरामीटर को ध्यान में रखना है। बिल्कुल, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, यही जस्टिस पंकज मित्तल ने और राजू जी ने कही है। बिल्कुल, जो अपने अमानुल्लाह साहब है, वो उस पैरामीटर पर नहीं गए हैं, वो केवल इस बात पर बिल्कुल, इसीलिए तो चर्चा हो रही है, इसीलिए सोशल मीडिया पे जो इतनी चर्चा हो रही है वो इसीलिए कि वो पैरामीटर से बाहर जाकर के सहानुभूति दिखा रहे हैं जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। असगर साहब बोलिए, अब जो बोलना है आपको। डिसाइड करते हैं जी, जजेस बताते हैं कौन सा कितनी हीनियस है और कितना टाइम उसको हो गया, क्या क्या ग्राउंड होना चाहिए, क्यों बेल होनी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप उसी में कह रहे हैं, हाँ जी, आ रहा हूं, बेल होना चाहिए, आप कंडेम कर रहे हो। ठीक है जगदीश जी, हमारे पास समय की कमी, आखिरी कमेंट। जी मुकेश जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग पैनल पर बैठ के अपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य नहीं है सर, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। नहीं, नो डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि यहाँ पर हम कर सकते हैं। ये जो है ना, ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये सीरिया नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर डेमोक्रेसी है और यहाँ पर आप आलोचना कर सकते हैं, आप आलोचना कर सकते हैं। जजमेंट से सहमति असहमति आपकी हो सकती है, ये असहमत होना आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, चलिए, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। चर्चा को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर जी आपका, जगदीश शर्मा जी आपका, मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका और खेमचंद शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। लेकिन जो असहमति बनी थी कोर्ट रूम में, ओपन कोर्ट में, ये एक नई परिपाटी को जुडिशरी के भीतर में जो है वो जन्म दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि जुडिशरी के भीतर में भी एक रिफॉर्म की जरूरत है। और खासतौर पर इस मामले को लेकर कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरीके के लोग जो है किस तरीके से सिस्टम में घुस रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए भी कोई इंतजाम किया जाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।